नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जसवंत है और मेरी उम्र 30 साल है और इस समय मैं गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। पहले मैं दरियागंज, दिल्ली का रहने वाला था, लेकिन एक घटना के बाद मुझे दिल्ली छोड़कर यहाँ आकर बसना पड़ा। तब मैं सिर्फ 9 साल का था जब मेरी जिंदगी की ये कहानी शुरू हुई। उस समय हमारे घर की हालत बहुत ही खराब थी। मेरे पिताजी एक कबाड़खाने में काम करते थे और तब मेरी पढ़ाई भी सही से नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मुझे भी उसी काम पर लगा दिया। मेरी माँ का निधन तब हुआ जब मैं सिर्फ 8 साल का था। उन्हें फेफड़ों की बीमारी थी। तभी से मैं अकेला ही अपनी जिंदगी का सामना कर रहा हूँ। मेरे पिताजी एक कबाड़खाने में काम करते थे जो हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था। फिर जब मैं 9 साल का हुआ तो उन्होंने फैसला किया कि अब मुझे भी उनके साथ काम पर जाना चाहिए। तब शुरू में मैं वहाँ सिर्फ सफाई ही करता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने बोतलें और लोहे के टुकड़े जमा करना और उन्हें बेचने में मदद करना भी सीख लिया। फिर उसी साल मेरी जिंदगी एक और बड़े दुख से गुजरी। मेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। एक बार काम करते समय उनके पैर में जंग लगे लोहे की कील चुभ गई थी। तब हमने उस चोट का इलाज नहीं करवाया और जब तक हमें पता चला कि उन्हें टिटनस हो गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक दिन पिताजी की मृत्यु हो गई। उन दिनों मैं बहुत अकेला और उदास रहने लगा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा। अब मैं पूरी तरह अनाथ हो गया था। हमारे पास रहने के लिए जो जगह थी वह वही कबाड़खाना था और जब पिताजी की मौत हुई तो वहां के मालिक ने भी मुझे रखने से मना कर दिया। लेकिन जैसे कि एक पुरानी कहावत है, जब आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो रहा हो और दुनिया आपको छोड़ दे, तब भगवान कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर भेजता है जो आपकी मदद करता है। तब ऐसा ही मेरे साथ हुआ। पिताजी के अंतिम संस्कार के बाद मुझसे मिलने आई मेरी माँ की सबसे करीबी सहेली विमला मासी। वह एक अविवाहित महिला थी। उस समय उनकी उम्र 30 साल थी। मुझे नहीं पता कि उस उम्र तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की थी, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे अपनाने का फैसला किया। वैसे जब तक मेरी माँ जिंदा थी तो विमला मासी ने कभी भी उन्हें अपने किसी प्रेमी या बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया था। हालांकि वो अक्सर हमारे घर आया करती थीं, क्योंकि वो माँ की बहुत अच्छी और करीबी सहेली थीं। फिर पिताजी के निधन के बाद उन्होंने मुझे अपने घर चलकर रहने को कहा। तब उन्होंने कहा कि वे मुझे पढ़ाई भी करवाएंगी और यह सब वो मेरी माँ के साथ अपनी करीबी दोस्ताना के रूप में कर रही थीं। तब उनकी बात सुनकर मैं रो पड़ा, क्योंकि तभी मुझे एहसास हुआ कि भगवान सच में दयालु हैं। जब सब कुछ छिन जाता है तब भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। अब मैं सड़क पर भटकने से बच गया था। फिर सब कुछ बहुत जल्दी से हुआ और मैं विमला मासी के घर रहने चला गया। उनका घर बहुत ही सुंदर था। ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन बहुत साफ सुथरा और अच्छी तरह से सजाया गया था। घर में एक अलग कमरा भी था और उन्होंने कहा कि हम दोनों उसी कमरे में रहेंगे ताकि मुझे भी आराम से नींद आ सके। तब शुरुआत में मैं झिझक रहा था और मैंने मना भी किया। मैंने कहा कि मुझे तो जमीन पर भी सोने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी कबाड़ खाने में तो हम लोग सिर्फ अखबार बिछाकर ही सो जाते थे। इस पर विमला मासी ने कहा, बेटा तुम अब कबाड़ खाने में नहीं हो, इसलिए तुम मेरे साथ ही मेरे बेड पर सोओगे ताकि तुम भी अकेलापन महसूस न कर सको। वैसे विमला मासी के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। उन्होंने मुझे एक आरामदायक जीवन दिया। रहने के लिए घर, खाने के लिए अच्छा खाना, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दिया। उनका एक छोटा सा सिलाई सेंटर भी था जहां पहले मेरी माँ भी काम किया करती थी। वह सेंटर अच्छा चलता था क्योंकि वहां से कपड़े बड़े बड़े शहरों में भी भेजे जाते थे और इसी कमाई से उन्होंने मुझे पूरा सहारा दिया। फिर कुछ ही समय में उन्होंने मेरा स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया ताकि मैं अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर सकूं। तब उनकी मदद से मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं भी किसी लायक हूं और मेरी जिंदगी की भी कोई दिशा है। फिर समय बहुत तेजी से बीतता गया और मैं कॉलेज तक पहुंच गया। अब मैं IT कोर्स कर रहा था और पूरे समय विमला मासी ही मेरी पढ़ाई का खर्च उठा रही थी। मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे खुद के बेटे की तरह पाला। फिर कुछ साल बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अब मुझे उन्हें माँ कहना चाहिए। दरअसल उनका कहना था कि जब तू मेरे लिए बेटे जैसा है
तो तुम्हें मुझे विमला मासी कहने की क्या ज़रूरत? अब से मुझे माँ या दाई माँ कहा करो। तब मैंने भी खुशी से उन्हें माँ कहना शुरू कर दिया। उस समय मैं 23 साल का हो गया था। तब हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने सहज हो गए थे कि जब माँ फैक्ट्री से घर लौटती थीं तो मुझे गले लगाती थीं और प्यार से सिर पर हाथ फेरती थीं। तब मुझे यह सब सामान्य लगता था, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को जैसे चाहे वैसे दुलार करती है। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि कभी कभी उनके गले लगने के अंदाज में कुछ अजीब सा होता था, जैसे उसमें कोई और भाव छिपा हो, कुछ ऐसा जो एक माँ और बेटे के रिश्ते से थोड़ा अलग हो। लेकिन उस समय तक मुझे कुछ भी साफ समझ नहीं आ रहा था। तब माँ का यह डेली का रूटीन था कि वो सुबह और शाम को सोने से पहले मुझे गले लगाती थी। हालांकि कभी कभी जब वो मुझे गले लगाती थी तो अजीब सा लगता था। ऐसा लगता था जैसे कि माँ के प्रति मेरे अंदर से कुछ उभर सा रहा हो। लेकिन तब यह मेरे समझ से बाहर था कि यह है क्या और ऐसा हो क्यों रहा है। तब मैंने उस अजीब से एहसास को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब भी मैं बाथरूम से नहाकर बाहर आता तो मुझे अक्सर माँ की नज़रों का अलग ही अंदाज महसूस होता। फिर जैसे ही मैं उनकी ओर देखता तो वो तुरंत अपनी नज़रें फेर लेती। तब मुझे भले ही थोड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन तब मैंने उसे कभी गलत तरीके से नहीं लिया। फिर एक रात मैं अपने पुराने स्कूल के दोस्त की बर्थडे पार्टी से देर रात शराब पीकर घर लौटा। तब मैं बहुत नशे में था। तो पहले माँ ने मुझे गर्म पानी लाकर दिया और मेरी देखभाल करने लगी। तब मैं नशे की हालत में था, इसलिए कुछ कर नहीं सका, बस उन्हें करने दिया जो वो करना चाहती थीं। तब माँ का हाथ मेरे पीठ के पीछे से होता हुआ मेरे सीने से नीचे बढ़कर पेट पर हल्के से रेंगने लगा, और तब उनकी मुलायम मखमली हाथों का स्पर्श मुझे पागल बनाने लगा। इस क्रिया के दौरान माँ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो यह बता रही थी उनको इस क्रिया से बहुत खुशी मिल रही है। इसके बाद माँ ने मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बैठा दिया। फिर वो भी मुझसे सटकर बैठ गई और मेरा छोटा हाथ पकड़कर उसे सहलाने लगी। कुछ देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे। फिर अचानक माँ ने मुझे धक्का देकर सीधे बेड पर गिरा दिया और फिर अपने मन की बात कहने लगे। तब ओ ही बोल रही थी, क्योंकि तब मैं नशे में था, इसलिए उनकी बातों पर ना तो ध्यान दे पा रहा था और ना ही जवाब। बस माँ को जो अच्छा लगा जैसे भी वैसा बोलती रही। लगभग 15 से 20 मिनट तक लगातार बोलती रही, फिर खुद ही थक कर सो गई। तब मैं तो नशे में था, तो क्या सोया क्या जगा कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो कमरे की मेज पर नाश्ता और गर्म चाय पहले से ही रखी हुई थी। तब चाय की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। फिर जैसे ही मैं बिस्तर से उठा, मुझे मेरे कमर के नीचे एक अजीब सा दर्द हुआ। तभी मेरे मुंह से निकल गया, अरे बाप रे। तभी माँ ने अपनी मुस्कान को छिपाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हुआ तुम्हें और कैसी रही तुम्हारी नींद? इस पर मैंने कहा, माँ नींद का तो पता नहीं, मगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ खींच रहा हो। इस पर माँ ने कहा, बेटा लगता है कल रात कुछ ज्यादा ही पी लिया था तुमने, ठीक तो हो ना बेटा तुम? तभी मैंने ध्यान दिया कि उस वक्त मेरे कपड़े बदले हुए थे, जबकि मुझे इतना याद था कि रात को जब मैं पीकर आया था तो दूसरे कपड़े पहना हुआ था। फिर भी मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया और उनकी बात का जवाब दिया, मैं ठीक हूँ माँ, और नींद भी अच्छी आई। इसके बाद मैं आंखें मलते हुए और जम्हाई लेते हुए उनसे पूछ बैठा, आपने नाश्ता कर लिया क्या? और हाँ, नाश्ते के लिए धन्यवाद। इस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैंने तो खा लिया है, भूख बहुत लगी थी और तुम्हें उठाया नहीं क्योंकि बहुत देर से लौटे थे तुम, आधी रात हो गई थी, इसलिए सोची कि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। तब बातों के दौरान मैंने नाश्ता करना शुरू किया और नाश्ते के दौरान ही मैं यह भी कोशिश कर रहा था कि पिछली रात की बातें याद कर सकूं। लेकिन तब मुझे सिर्फ इतना ही याद आया कि मैं बहुत नशे में था और माँ गर्म पानी लेकर आई थी, और तभी मैं लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था कि माँ ने मुझे संभाल लिया। इसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। खैर, अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। तब मैं पढ़ाई और नौकरी की तलाश में व्यस्त रहा। लेकिन तभी एक दिन एक अनचाहा हादसा हो गया। मैं किसी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक ऑटो वाले ने मुझे टक्कर मार दिया।
सौभाग्य से तब घर ज्यादा दूर नहीं था, क्योंकि वो हादसा हमारे ही घर के 1 किलोमीटर के अंदर ही हुआ था। टक्कर इतनी तेज लगी थी कि मैं होश खो बैठा। तब मेरी आखिरी याद बस इतनी थी कि आसपास के लोग चिल्ला रहे थे तो कोई मदद के लिए पुकार रहा था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर जब मुझे होश आया, मैं अस्पताल में था। पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा था। तब मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सिर भी बुरी तरह से दुख रहा था, इसलिए आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा था। तब मैं बस चुपचाप लेटा रहा। तभी मैंने माँ की धीमी आवाज़ सुना, जो मेरे पास ही बैठी थीं। वो मेरे हाथ को थामे हुए बोल रही थीं, जसवंत प्लीज़ उठ जाओ। एक पूरा दिन बीत गया तुम्हें बेहोश पड़े हुए। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। तब वो रोते हुए कह रही थीं, जसवंत काश तुम जान पाते कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा चाहने लगी हूँ। एक माँ की तरह नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा। हालांकि मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ महसूस नहीं करते, लेकिन मेरे लिए ये एहसास बहुत गहरा है। और कल रात तो तुम नशे में थे, तो तुम्हें क्या पता कि क्या हुआ था रात को। तब वो और भी बहुत कुछ धीरे धीरे मेरे कानों में कहती गईं। शायद उन्हें लगा कि मैं कुछ नहीं सुन रहा, लेकिन मैं सब कुछ सुन रहा था। उनकी बातों से मेरा मन बहुत उलझ गया, लेकिन उन शब्दों में एक अजीब सी गर्मी, एक अपनापन भी महसूस हुआ। और जाने क्यों, उस पल मुझे भी एक सुकून सा मिला। लेकिन उसी समय मेरे दिल में एक अनजाना सा डर भी पैदा हो गया, क्योंकि वो बातें जो मैंने सुना था, उसने मेरे दिल और दिमाग दोनों को उलझा दिया था। अब मैं अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था, इसलिए मैं जानबूझकर अपनी आंखें खोल दिया और बोल पड़ा, माँ, क्या वो सब सच था जो मैंने अभी सुना? क्या आप मुझे एक बेटे से भी ज्यादा चाहने लगी हैं? और कल रात को आपने क्या किया? मैंने तो हमेशा यही समझा कि आपकी नीयत साफ है, आप सिर्फ माँ की तरह मेरा ध्यान रख रही हैं। लेकिन अब लग रहा है कि आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया, वो सब किसी और मकसद से आपने किया था। तब मेरे सवाल में गुस्सा भी था और दर्द भी। तब मेरी बात सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उन्होंने कोमल आवाज में कहा, जसवंत बेटा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं बहुत घबरा गई थी। कितना इंतजार किया मैंने कि तुम होश में आओ। लेकिन तब मैंने उनकी बात बीच में ही काट दिया और बोला, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या वो सब कुछ सच था जो आपने अभी अभी कहा? इस पर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, जैसा तुम सोच रहे हो सब कुछ वैसा ही है। लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये सब ऐसे जानो। तब उनके चेहरे पर साफ था कि वो डर और शर्म के बीच झूल रही हैं। फिर उन्होंने मुझे जूस पिलाया और आसपास देखने लगी कि कहीं कोई हमारी बात तो नहीं सुन रहा। तब शायद उन्हें डर था कि कोई डॉक्टर आकर कुछ पूछ न ले। तभी मुझे भी एहसास हुआ कि अस्पताल का कमरा ऐसी बातों के लिए सही जगह नहीं है। इसलिए मैंने धीरे से कहा, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे आराम करना है। और फिर मैं चुपचाप दूसरी ओर मुड़कर लेट गया। तुम कुछ खाना या पीना चाहोगे बेटा? तुम ठीक तो हो ना? तब माँ की आवाज में अब भी चिंता झलक रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनके कदमों की आहट सुना, जैसे वो धीरे धीरे कमरे से बाहर जा रही हो। फिर कुछ दिन और अस्पताल में रहने के बाद हम घर लौट आए, लेकिन घर आ जाने के बाद भी मैं उनसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। अब जब भी वो हॉल में होती तो मैं चुपचाप रसोई में चला जाता या अपने कमरे में चला जाता। मैं अब भी अंदर से टूट चुका था। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि जिसे मैंने माँ जैसा माना, उसने मुझे एक बेटे से हटकर अलग नजर से देखा। अभी मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उस वक्त मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी, इसीलिए मेरी देखभाल वही कर रही थी। तब नहाने में भी वो मेरी मदद करती, लेकिन बाथरूम के अंदर मैं अकेले ही जाता था। कई दिन ऐसे ही बीते। फिर भी घर का माहौल अजीब सा बना रहा, लेकिन उन्होंने कभी एक शब्द भी नहीं कहा, न कोई शिकायत, न थकान का जिक्र। जब कभी मैं उनका बनाया खाना नहीं खाता, क्योंकि कभी कभी मुझे भूख नहीं लगती थी, तब भी वो बस मुस्कुराकर पूछती, बेटा क्या कुछ और खाओगे? बताओ ना, मैं बना दूं। इस तरह वक्त धीरे धीरे बीतता गया और चीजें थोड़ी सामान्य होने लगीं। फिर एक दिन मेरा जन्मदिन आया। तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उस दिन कुछ खास होगा, लेकिन जब मैंने देखा
कि उन्होंने मुझे एक नया लैपटॉप गिफ्ट किया। वही लैपटॉप जिसे मैं काफ़ी समय से खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा था। तो मैं हैरान रह गया। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि उस पल मैं क्या महसूस किया। वो लैपटॉप मैंने इसलिए खरीदना चाहता था क्योंकि वही मेरे आने वाले काम के लिए सबसे बेहतर होने वाली थी। जन्मदिन के बिताने के कुछ दिन बाद से ही मुझे महसूस होने लगा कि मेरा भी दिल माँ के लिए धीरे धीरे पिघलने और मचलने लगा है। तो अब मैं फिर से माँ के करीब आने जाने लगा था और खाना पीना भी ठीक से खाने लगा था। हालांकि मैं ये जानता था कि माँ मुझे एक बेटे से बढ़कर चाहती हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, मुझे घर पर बस खाना ही खाना होता है, बाकी सब कुछ माँ खुद करती है। मुझे घर के किसी भी काम में हाथ तक नहीं लगाने देती। अब तो वो रोजाना मेरे साथ सिलाई की दुकान पर भी जाने लगी थी। एक रात जब मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा गहराई से कुछ सोच रहा था, तभी मैंने उसकी मौजूदगी महसूस किया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, मैंने देखा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसका चेहरा पीला था और वो खांस रही थी। तब वो चुपचाप आकर बिस्तर के किनारे बैठ गई। तब मैंने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ माँ? तबीयत तो ठीक है ना? लगता है तुम दुकान पर बहुत थक गई हो, शायद तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तब उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा थक गई हूँ, शायद एक लंबा आराम चाहिए होगा। यानी थोड़ी नींद चाहिए। पर तुमने खाना खा लिया ना? उसने थकी हुई आवाज़ में मुझसे पूछा। इस पर मैंने सिर हिलाया। हाँ, खा लिया। फिर उसने धीमे से कहा, अच्छा हुआ बेटा, तुमने खुद का भी ध्यान रखा, भले ही मैं घर पर नहीं थी। वैसे अब मैं सोना चाहती हूँ, तुम भी आराम कर लो। उस समय मुझे माँ पर बहुत दया आई। मुझे लगा शायद वो इसलिए बीमार पड़ी क्योंकि वो मेरे लिए बहुत चिंतित रहती थी, काम और मेरी फिक्र के बारे में बोल रही थी। तो मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे उसकी देखभाल करनी ही चाहिए। तो उसी रात मैंने फैसला किया कि मैं पूरी रात उसका ध्यान रखूंगा। फिर मैं बस उसके पास बैठा रहा जब तक वो सोती रही। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तो उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारे देखभाल के बिना शायद मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाती बेटा। इस पर मैंने जवाब दिया, माँ, मैंने सिर्फ वही किया जो तुम हमेशा मेरे लिए करती हो। तुमने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। इसके बाद से हमारे बीच सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। घर का माहौल शांत और अच्छा हो गया। लेकिन फिर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं उसके लिए कुछ अलग सा महसूस करने लगा हूँ। हाँ, वही चीज़ जो आप समझ रहे हो। मुझे वो अब अच्छी लगने लगी थी। इसलिए अब रोज रात को सो जाने के बाद मैं उसे निहारने लगा था। और तब से मैं खुद को उसका बेटा नहीं समझता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो कोई ऐसी औरत है जिसे मैं दिल से चाह सकता हूँ। तब मुझे ये भी समझ आ गया कि ये सिर्फ एक माँ जैसा रिश्ता नहीं है। और फिर एक दिन मैंने खुद अपने दिल की बात उसे कह दिया। तब शुरू में वो यकीन नहीं कर पाई। वो बोली, ये गलत है बेटा, मैं मानती हूँ कि मैंने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन अब हम तो माँ बेटे जैसे हैं। लेकिन तभी मैंने उससे पूछा, जब मैं हॉस्पिटल में था तब तुमने जो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और उस रात जब मैं नशे में था तब तुमने वही प्यार जताया था ना? क्या उन सब का मतलब वही था जो मैं सोच रहा हूँ? क्या तुम मुझसे इसलिए प्यार करती हो क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा जीवन साथी बनूं? तब हम दोनों उस समय नाश्ते के दौरान यह बात कर रहे थे। तब मेरे सवाल पर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, हाँ जसवंत, मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया था, सेम उसी तरह जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन जब तुम मुझसे नाराज हुए और मेरा प्यार ठुकराया, तब से मैंने खुद को समझा लिया कि ये सब गलत है और इसका कोई भविष्य नहीं। इस पर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गलत क्यों बोल रही हो? तुम तो मेरी सगी माँ नहीं हो ना, और मैं तुम्हारा कोई अपना खून का बेटा भी नहीं हूँ। और फिर वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं है, बस तुम ही तो हो मेरा। तब मैंने भी अपना भावनाएं पूरी तरह से खोलकर उसके सामने रख दिया, क्योंकि इन पिछले दिनों में मैंने भी खुद से कई बार पूछा था, और अब मुझे यकीन हो गया है कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इसलिए आज अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। फिर उस दिन की उस बात के बाद हमारे रिश्ते को हमने एक नाम दे दिया, और फिर हम एक दूसरे के प्रेमी बन गए।
लेकिन यह नाम सिर्फ दिलों की बात नहीं थी, इसे हमने सच्चाई में बदलने का भी फैसला किया। फिर अगले दिन मैं सुबह सुबह दरियागंज के बाजार गया। तब दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उत्साह भी था। फिर मैंने एक छोटी सी ज्वेलरी की दुकान में गया और अपनी जेब में जमा पैसे निकाला और गिना। फिर वहां एक सादा लेकिन सुंदर मंगलसूत्र देखा, जिसके काले मोतियों और छोटे से लॉकेट में जैसे विमला का नाम लिखा था। तो देखते ही मैंने उसे खरीद लिया। फिर पास की ही साड़ी की दुकान से एक लाल रंग की दुल्हन वाली साड़ी चुना, जिसके किनारों पर सुनहरी जरी चमक रही थी। तभी दुकानदार ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा शादी कर रहे हो? तब मैंने सिर्फ हल्के से सिर हिलाया, क्योंकि मेरे दिल में विमला की तस्वीर थी। फिर घर लौटकर मैंने विमला को सब कुछ दिखाया। तब देखकर उसकी भी आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी उसने धीरे से कहा, जसवंत, डर लग रहा है, अगर कहीं पड़ोस के लोग जान गए तो क्या कहेंगे? इस पर मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हमें अब दुनिया की परवाह नहीं, हमारा प्यार सच्चा है और हम इसे भगवान के सामने पक्का करेंगे। उस रात हमने अपने छोटे से घर में एक छोटा सा मंदिर सजाया। विमला ने वह लाल साड़ी पहनी और मैंने अपनी सबसे अच्छी कमीज। तब कोई पंडित नहीं था, कोई बारात नहीं थी, बस हम दोनों और हमारा विश्वास। फिर मैंने विमला की मांग में सिंदूर डाला और मंगलसूत्र पहनाया। तब हमने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और उस पल से हम पति पत्नी बन गए। अब आज रात हमारी सुहाग रात थी, तो कमरे को हमने फूलों और मोमबत्तियों से सजा दिया। तब विमला थोड़ा शर्मा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक सुकून भी था। इसके बाद हम दोनों हंसी मजाक करने लगे और इसी में रात के 12 बज गए। फिर जब मैं विमला को बेड की तरफ इशारा किया तो वो तुरंत शर्माकर बेड पर जाकर बैठ गई और बोली, आज बहुत थक गई हूं मैं जसवंत, तुम नहीं थके क्या? इस पर मैंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, नहीं जान, मैं थका तो नहीं हूं, बल्कि बहुत ज्यादा गर्म हो गया हूं। ये सुनकर विमला ने हंसते हुए अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। फिर अपनी एक आंखों से झंकार बोली, मतलब मेरा राजा आज रात मुझे सोने नहीं देगा? इस पर मैंने कहा, ओह जान, तो तुम सोने का प्लान बना रही हो? आज हमारी पहली रात है, इसका क्या? और मैं तो पागलों की तरह हमारी शादी का जश्न मनाने का सोच रहा हूँ। और फिर मैंने अपना चेहरा उदास बनाते हुए उससे मुंह फेर कर बैठ गया और बोला, जाने दो, तुम्हें नींद आ रही है ना, तो सो जाओ, मेरी किस्मत में पहली रात वही नहीं है। तभी इतना सुनते ही विमला मेरे पास आई और मुझे पीछे से गले लगा किया और मेरे गाल को हल्के से काटते हुए बोली, मेरे दूल्हे राज, जश्न तो कभी भी हो सकता है, लेकिन आज का जश्न हम दोनों के लिए बहुत खास है। फिर वो मुस्कुराकर बोली, सच कहूं राज, तो मेरा भी मूड था खूब, लेकिन तुम्हें चिढ़ाने के लिए मैं नाटक कर रही थी। तब विमला के मुंह से ये सुनने के बाद भला मैं रुकने वाला था। तब तुरंत ही मैं जश्न मनाने में लग गया। पहले तो कुछ पल विमला का अमृत खाने पीने के बाद मैंने एक एक करके विमला के सारे कपड़े उतारा। अब विमला मेरे सामने मखमली बिस्तर पर लेटी हुई थी, तो उसकी खूबसूरती देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और फिर मैंने आगे पीछे कुछ भी सोचे बिना विमला से सुबह के 3 बजे तक बातें करते रहा। उन 3 घंटों में मैं विमला से 4 बार बातें किया और फिर हम एक दूसरे के बाहों में सो गए। फिर अगले दिन जब विमला ने मुझे चाय बनाकर दी तो उसकी उंगली में मेरी दी हुई अंगूठी और गले में मंगलसूत्र देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हालांकि हमने दुनिया से छुपकर लेकिन अपने लिए एक नई शुरुआत की थी। तब से मेरा और विमला का रिश्ता अब एक नया मोड़ ले चुका था, क्योंकि अब हम पहले से ज्यादा करीब हो गए थे और अब हमारे बीच कोई झिझक नहीं बची थी। लेकिन ये सब हमारे पड़ोसियों की नजरों से ज्यादा देर तक छुपा हुआ नहीं रह पाया। जैसा कि लोगों को पता चलने पर होना ही था, पता चलते ही लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। फिर हमारे रिश्ते को लेकर बहुत सी अफवाहें फैलने लगे। हालांकि किसी की ये पता नहीं चला कि हमने चुपके से शादी कर लिया है। चूंकि प्यार तो छिपता नहीं, इसलिए तब कुछ लोग कहने लगे थे कि गलती विमला की है, क्योंकि वो मुझसे बड़ी है और उसे समझदारी दिखानी चाहिए थी। तब सारे पड़ोसी यही कह रहे थे कि विमला को ही अपने जज्बात काबू में रखने चाहिए थे, क्योंकि वही ज्यादा समझदार है। तब पड़ोस के मर्द यहां तक कहने लगे थे कि अगर उसके जज्बात उससे संभल नहीं रही तो एक मर्द रख लेती भाड़े की।
ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें लोग कहने लगे थे, पर हमने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया और ना ही हमने किसी को जवाब दिया। बस हमने अपनी जिंदगी को और प्यार भरा और खुशहाल बनाने में लग गए। शायद इसी वजह से लोग और चिढ़ गए थे। फिर एक दिन हमारी एक पड़ोसन आंटी, जो कि विमला की कज़न थी, उसका नाम मंजू था, उसने मुझसे गुस्से में पूछा, तू तो अभी बच्चा है, तेरी उम्र ही क्या है? इस पर मैंने कहा, देखो, हाल ही में मेरी उम्र 23 साल हुई है और अब मैं प्यार शब्द का असली मतलब भी समझ गया है। तभी उसने कहा, किस प्यार की बात करे हो तुम? उस प्यार के जिसमें चाहे माँ बेटा भी हो तो तुम्हारे लिए रिश्ते में कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बात याद रखो कि मेरी बहन ही तुम्हें पाल पोस रही है और तुम्हारा खर्चा भी उठा रही है। तो क्या यही प्यार है तुम्हारा कि औरत तुम्हें पाले पोसे? इतना सुनते ही विमला ने गुस्से भरे शब्द में कहा, बस करो प्लीज, ऐसे मत बोलो जसवंत को। वह एक अच्छा इंसान है और मैं उससे प्यार करती हूँ। इसीलिए दीदी, हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो क्या आप हमें हमारा जीवन जीने देंगी? तभी मंगला ने अपनी बेटी मंजू से कहा, उसे जाने दो बेटी, ये हमारे खानदान की नाक कटवाने की सोच बना ली है, इसलिए अब इसके बीच में कुछ मत बोलो। इसके बाद विमला की जिद के सामने उसकी चाची और कजन दोनों आगे कुछ न बोली। बस तब वे गुस्से में तमतमाते हुए घर से निकल गईं। जाते जाते मंजू ने कहा, विमला, मेरी बात याद रखना, जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे भी खानदान का नाम जुड़ा है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि सब तुम्हें ठुकरा देंगे। इतना कहकर वो हमारे सामने से चली गईं। उस घटना के बाद भी हमारे बारे में बातें होती रहीं। हमारे मोहल्ले में लोग तरह तरह की बुरी बातें कहते थे, लेकिन सबका मतलब एक ही था, क्योंकि उन्हें हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। क्योंकि पूरा मोहल्ला जानता था कि विमला ने मुझे बस एक बेटे की तरह गोद लिया था, न कि किसी प्रेमी की तरह। फिर बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन मेरा एक पड़ोसी लड़के से झगड़ा हो गया, जो हमारे पड़ोसी का ही बेटा था। उसने हमारे बारे में, खासकर विमला और मेरे रिश्ते को लेकर बहुत बुरी बातें कही थीं। तब अच्छा हुआ कि उसी समय विमला ने मुझे रोक लिया और कुछ ही देर में दरियागंज के पुलिस वाले भी आ गए, वरना शायद मैं उस लड़के के साथ कुछ बुरा कर बैठता। आखिरकार फिर हमने तय किया कि अब हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। इसीलिए हमने रहने के लिए गाजियाबाद को चुना, ताकि हम शांति से और लोगों की बातों से दूर रहकर अपना जीवन खुशी खुशी जी सकें। फिर विमला ने अपना दरियागंज वाला घर और सिखाई दुकान भी बेच दिया और उसी समय मुझे भी एक आईटी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी मिल गई और सौभाग्य से मेरा ऑफिस भी गाजियाबाद में ही था। तो हमने अपना सामान पैक किया और गाजियाबाद चले आए। फिर धीरे धीरे हमारा नया जीवन संवरने लगा। फिर मैंने अपने ऑफिस से कुछ पैसे एडवांस में लेकर विमला के लिए एक छोटा सा सिलाई दुकान चालू किए, जिससे अब हम दोनों अपने अपने कामों में खुश थे और एक साथ थे और उन सब बातों से दूर जो पहले परेशान करती थीं। शुरुआत में नए मोहल्ले में हमारा कोई जान पहचान नहीं था, इसलिए हमें अब पूरी आज़ादी से जीने का मौका मिला। हमने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए, क्योंकि अब हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ बस एक दूसरे का साथ और प्यार था। एक दिन सुबह सुबह विमला रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसे अचानक चक्कर आया और वह गिर गई। मैं घबरा गया और तुरंत उसे पास के एक छोटे से क्लिनिक में ले गया। फिर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और फिर हमें बुलाकर कहा, बधाई हो, विमला गर्भवती हैं। तब हम दोनों एक दूसरे को देखकर स्तब्ध रह गए। विमला 44 साल की थी और हमें लगा था कि हमें कभी बच्चा नहीं होगा। लेकिन तभी डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, यह आपका पहला और आखिरी प्रसव होगा। इस उम्र में गर्भावस्था जोखिम भरी है और इसके बाद अगर आपने दोबारा मां बनना चाहा तो इसमें आपके और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तब मेरे दिल में खुशी और डर दोनों थे। तभी विमला ने मेरी उंगलियां कसकर पकड़ लीं और धीरे से कहा, जसवंत, अगर यह हमारा आखिरी मौका है तो मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। तब उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे हमारी शादी की रात की याद दिला रही थी, जब हमने चुपके से मंगलसूत्र और सिंदूर के साथ अपने प्यार को पक्का किया था। फिर हमने फैसला किया कि हम इस बच्चे को पूरी तरह स्वीकार करेंगे। अब हम दोनों, मैं और मेरी विमला, बहुत खुश थे
क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए था, बस एक संतान ही हमारे लिए काफ़ी थी, ताकि हम कह सकें कि अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। अब मेरी नौकरी भी अच्छी चल रही थी और विमला के सिलाई दुकान से भी अच्छा कमाई ही रहा था, जिसके बदौलत हम गाजियाबाद में एक बड़ा और नया सा घर खरीद सके। और अपने घर को हमने अपने परिवार के लिए प्यार से बसाया, जहां 9 महीने बाद हमारे घर में एक नन्हा सा प्यारा सा बेटा का जन्म हुआ। और अब हम अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। शायद हमारा यह रिश्ता एक आसान या पारंपरिक शुरुआत नहीं थी, लेकिन हमने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार उम्र नहीं देखता। जैसा कि लोग कहते हैं, उम्र मायने नहीं रखती अगर प्यार सच्चा हो। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम खुश हैं और किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे। यही हमारी कहानी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पसंद आई होगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।